बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मायोसिस। इससे जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने माइटोसिस कवर किया था। इसमें हम मायोसिस के प्रोसेस को देखेंगे और साथ-साथ माइटोसिस को कंपेयर करेंगे सो दोनों प्रोसेस आपके माइंड में क्लियर हो जाएँ। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो आपको मेयोसिस की सिग्निफिकेंस पता चल जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि हैप्लॉइड सेल्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन किस तरह से होती है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स से, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं और किस पॉइंट पे आते हैं, वो हम देखेंगे और मेयोसिस की जो मेन स्टेजेज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली टर्म है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, मतलब वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते। नॉर्मली हमारे पास जो सेल होता है, सोमैटिक सेल होता है, वो डिप्लॉइड सेल होता है। डिप्लॉइड मतलब कि जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। इसमें 23 पेयर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? होमोलोगस मीन कि एक जैसा, मतलब उसकी शेप एक जैसी है, उसकी लेंथ एक जैसी है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा बहुत एक जैसा होगा, एग्ज़ैक्ट सेम नहीं होगा बट कुछ सिमिलैरिटी होंगी, तो उसको हम कहते हैं कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके अलावा सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर ये नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, जिसके साथ जो क्रोमोसोम के आर्म्स हैं वो आके अटैच होते हैं। जो क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट है उसको कहते हैं कि ये सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम नेक्स्ट टर्म है। ये जो आप पूरा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेड कलर में या ग्रीन कलर में या ब्लू या ये पर्पल, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम को हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, सेकंड में भी डिटेल में डिस्कस किया। क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड ये जो इसके आर्म्स है ना, इसको कहते हैं कि ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है और ये दोनों आर्म जो होंगे हम कहेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है। होमोलोगस पेयर क्या होता है कि जब 2 क्रोमोसोम जिनकी लेंथ एक जैसी है, शेप एक जैसी है, जब वो आपस में पेयर अप होंगे, तो हम उसको कहेंगे ये होमोलोगस पेयर है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप है। डिप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड मीन कि ये इसका जो सेल का न्यूक्लियस है, इसमें पेयर है क्रोमोसोम का, डबल पेयर है, डबल सेट है उसमें क्रोमोसोम का, और इसमें एक ही सेट होता है, इसमें डबल होता है। अच्छा, मायोसिस क्यों ज़रूरी होता है कि पहले लेक्चर में हमने बात की कि हमारे बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं उन उसमें माइटोसिस होती है। मायोसिस जो होती है वो गैमेट्स में होती है। गैमेट्स से क्या मतलब है? ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। मेल में गैमेट्स जो होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्म। फीमेल में जो गैमेट्स हैं वो ओवरीज़ में बनते हैं, उसको हम कहते हैं ओवम। अ ये जो स्पर्म है या ओवम है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। माइटोसिस में हमने सबसे पहले ये बात की कि पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे, एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। बट मेयोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। हाफ क्यों होता है? क्योंकि जब भी स्पर्म ने ओवम के साथ मिलना है, तो फिर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ओवम में 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब वो उनकी फ्यूज़न होगी तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम आएँगे, मीन्स कि जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा या जो ज़ाइगोट बनेगा वो हेल्दी ज़ाइगोट होगा और उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं होगी क्रोमोसोम्स के लिहाज़ से। दूसरा पॉइंट इसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए मेयोसिस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और थर्ड पॉइंट में ये बताया गया कि जो मेयोटिक डिवीज़न है वो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ़ करती है। ठीक है, ये मेयोसिस 1 की इलस्ट्रेशन है, ये इस तरह से मेयोसिस 1 का प्रोसेस होता है।
अब इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली थी, जब माइटोसिस का हमने प्रोसेस पढ़ा था, माइटोसिस में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक जो क्रोमोसोम है उसका सिस्टर क्रोमेटिड अलग होता है एनाफेज़ में। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हो रहा। ये अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, दोबारा से देखें। सबसे पहले स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आके अटैच हो रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, और उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग-अलग करें बट सिस्टर क्रोमेटिड को अलग नहीं करें, और ये अभी मेयोसिस 1 है और ये कंप्लीट सेल बन गए। अभी इसको आगे देखते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेयोटिक डिवीजन क्या होती है? मेयोसिस 1 को हम कहते हैं कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है। इसके कितने स्टेजेस होती हैं? इसकी होती हैं 4, प्रोफेज़ 1, मेटाफ़ेज़ 1, एनाफ़ेज़ 1, टेलोफ़ेज़ 1। प्रोफ़ेज़ 1 में क्या होता है कि होमोलोगस पेयर जो है वो बाइवेलेंट बनाता है और उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं कियास्मेटा। ये भी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जब कियास्मेटा बन जाता है, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, तो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये मेयोसिस 1 का समरी है। मेयोसिस 2 में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि सेकंड मेयोटिक डिवीजन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, सेकंड में हमारे पास क्रोमेटिड अलग होंगे, और फिर हमारे पास 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बताया गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अच्छा, ये जब ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेंथ सेम है। ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं बट इसमें अलील जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब अलील को डिफरेंट कलर से शो किया गया है। इसमें जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है उसमें ब्लू है, दूसरे वाले में ये पर्पल है, और इस तरह थोड़ी-सी वेरिएशन आती है अलील में। अब जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, नेक्स्ट अभी देखते हैं कि वो किस तरह से क्रॉस करता है। फिर इनका जेनेटिक मटीरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। ये एक जब भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं ना, तो एक जो क्रोमोसोम है वो फादर से आया होता है, एक मदर से आया होता है। तो उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक्सचेंज होता है, उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास न्यू क्रोमोसोम आता है, उसमें वेरिएशन आती है। इसमें यही बताया गया है कि जो डिप्लॉयड सेल है उसमें 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, और जो क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें एक क्रोमोसोम फादर से आया होता है और एक मदर से आया होता है। और ये बताया गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे बट उसमें एलील जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती, वो डिफरेंट हो सकती है। अब जब भी डिवीज़न होगी, तो हर जो डॉटर सेल है, उसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जो है, वो एक सेल में चला जाएगा, दूसरा जो है, वो दूसरे सेल में चला जाएगा। अच्छा, अब उसकी स्टेजेज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफ़ेज़ 1 में क्या हो रहा है? प्रोफ़ेज़ 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, उनका पेयर बन रहा है। सबसे पहले हमने जो माइटोसिस था, उसमें पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन है, वो एक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। प्रोफ़ेज़ 1 में भी ऐसे ही होगा कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो क्रोमोसोम में चेंज हुए हैं, क्रोमोसोम पेयर अप हुए हैं, उसके बाद स्पिंडल फाइबर बने हैं, और स्पिंडल फाइबर्स अभी अटैच नहीं हुए, अभी सिर्फ स्पिंडल फाइबर बने हैं और क्रोमोसोम्स हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने हैं। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। प्रोफ़ेज़ 1 की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी-थोड़ी सी डिसअपियर होने लगती है। और और क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जो क्रोमेटिन है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन में क्या होता है कि ये बाइवेलेंट की फॉर्मेशन होती है। बाइवेलेंट से मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयर बनता है। होमोलोगस अब इसमें जो है वो साइनेप्सिस, मतलब ये आपस में जुड़ना स्टार्ट होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है पैकिटीन। पैकिटीन सॉरी पैकिटीन में क्या हो रहा है
कि अब ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? अब इनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है पैकिटीन में। नेक्स्ट स्टेज पे क्या आता है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि अब जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो गया हुआ है, बट वो आपस में अभी जुड़े हुए हैं। इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना डिप्लोटीन वाला, ये वाला, इसको हम कहते हैं कियासमेटा। अब डायाकाइनेसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया हुआ है, अब वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी स्टेज जो प्रोफेज 1 है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेज ये क्रॉसिंग ओवर बताया गया है। जो मैं आपको शुरू में बता रही थी ना कि किस तरह से वेरिएशन आती है। अब देखें, ये जो क्रोमोसोम है ये डिफरेंट था, अब ये जो न्यू एंड प्रोडक्ट जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है। इस तरह से वेरिएशंस आती हैं कि क्रोमोसोम डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट होगा, उसमें वेरिएशंस आएंगी। ये बताया गया कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है। ये बताया गया कि ये डिफरेंट जीन्स होती हैं। एक जो क्रोमोसोम है इसमें डिफरेंट जीन्स होंगी, दूसरे में डिफरेंट होंगी। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो इसकी जीन्स कुछ इसमें आ जाएंगी, इसकी जीन्स जो है कुछ सेकंड वाले में आ जाएंगी, और हमारे पास न्यू जो क्रोमोसोम है वो बनेगा। मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के साथ आके अटैच हो गए हैं। माइटोसिस में भी हमने पढ़ा था कि मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होते हैं, बट उसमें पेयर नहीं था, उसमें खाली सिंगल क्रोमोसोम था। एनाफेज में क्या हो रहा है कि अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं। टीलोफेज में क्या हुआ है कि अब टीलोफेज में वो सेपरेट हो गए। अभी ये जो है ये हेप्लॉइड सेल है, मतलब इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट अभी उसका सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हुआ। फिर इसके अंदर एक क्लीवेज बनेगी, और ये स्टेज जब खत्म होगी तो हमारे पास 2 इंडिविजुअल सेल्स आएंगे। अब हमारे पास प्रोफेज 2 स्टार्ट हो रहा है। टीलोफेज 1 के एंड पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट ये है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जब एंड प्रोडक्ट ये जो मैंने आपको बताया था कि इसका एंड प्रोडक्ट में 2 हमारे पास सेल्स बनेंगे, और जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास दोबारा से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आएगा। अब जब प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा तो प्रोफेज 2 में दोबारा से जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता-आहिस्ता से डिसॉल्व होना शुरू होगी, और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट करेंगे। अब देखें, अब ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर की फॉर्म में नहीं है, ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सब सिंगल है। मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है? मेटाफेज 2 में अब अलाइनमेंट हो रही है क्रोमोसोम्स की। अच्छा, ये जो स्टेज है ना मेटाफेज 1 और फेज 2, इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो क्रोमोसोम्स की वो किसी भी तरह हो सकती है। मतलब ये जो दरमियान वाला क्रोमोसोम है ये लेफ्ट साइड पे आ सकता है, ये राइट साइड पे आ सकता है, किसी भी शेप में जो है वो एक लाइन में आ सकते हैं। इस स्टेज पे मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 पे होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये 2 प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें वेरिएशन आती है। अभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम आगे पढ़ते हैं, अभी मेटाफेज 2 को देखें कि मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो रहे हैं। एनाफेज 2 में अब जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग-अलग हुए हैं, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पे एक क्रोमोसोम था जिसके साथ जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अटैच थे। अब जो नेक्स्ट उसका आ रहा है वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग हो गए। जो मायोसिस 2 है और जो माइटोसिस है वो सेम, जो प्रोसेस है वो सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है एक दूसरे के। टीलोफेज 1 में अब क्या होता है कि हमारे पास ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं।
ठीक है? ये एक सेल बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे ये हमारे पास खत्म होता है। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझें। मायोसिस 1 में क्या हो रहा है, ये डायग्राम देखें। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं और एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स में ये चेंज हुआ है। अब 2 सेल्स का आगे स्टोरी चल रही है कि 2 सेल्स के बाद एक सेल ये जो सेल है ये 2 सेल्स में चेंज हुआ है और ये वाला सेल जो है ये 2 सेल्स में चेंज हुआ है। सो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उससे हाफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे क्रोमोसोम्स के नंबर। मायोसिस 1 दोबारा बताया गया कि इसमें जो है वो बाइवेलेंट बनता है, फिर मेटाफेज प्लेट बनती है, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और 2 सेल्स हमारे पास बन जाते हैं। मेटाफेज 2 में अब हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग होंगे। ये 4 सेल्स जनरेट हो गए हमारे पास। ये एंड पे हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 को कंपेयर करते हैं। अगेन जो इस स्लाइड में जो एम्फोसिस है ना वो ये है कि मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है और मेटाफेज 2 में क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन होगी। अब जेनेटिक वेरिएशन किस तरह से आती है वो मैंने आपको बता दिया कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है प्रोफेज 1 में उससे न्यू कॉम्बिनेशन बनता है अलील का, उससे एक तो वेरिएशन आती है। दूसरा जब मेटाफेज 1 में और मेटाफेज 2 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं या उनका पेयर बनता है तो उस वक्त इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, उससे वेरिएशन आती है। ये क्रॉसिंग ओवर का बताया गया है किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बताया हुआ है। अब देखें ये आप ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें जो अलाइनमेंट है ये डार्क ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है वो लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, पर्पल वाला राइट साइड पे आया हुआ है। बट इसमें जो पर्पल वाला है वो लेफ्ट साइड पे, ब्लू वाला राइट साइड पे है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जब इनकी क्लीवेज होगी तो हमारे पास ये ब्लू और ऑरेंज वाला आ गया है क्रोमोसोम। इस सेल में हमारे पास पर्पल और मरून वाला आ गया है। अब जब इसकी सेपरेशन होगी तो हमारे पास एक पर्पल है, एक ऑरेंज है, इसी तरह इसमें एक पर्पल है, एक ऑरेंज है। इस तरह जब इनकी सेपरेशन होगी तो हमारे पास एक पर्पल क्रोमेटिड है, एक हमारे पास मरून है। इसमें पर्पल है, एक मरून है। बट अगर अलाइनमेंट इस तरह से हो जाए कि पर्पल इधर आ जाए तो फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि जब ये 2 सेल बने, इसमें पर्पल और ऑरेंज, इसमें ब्लू और मरून। अब जब इनकी क्लीवेज होगी तो हमारे पास एक पर्पल क्रोमेटिड है, एक ऑरेंज क्रोमेटिड है। इसी तरह सेम यही चीज़ है। नेक्स्ट वाले को देखें तो एक हमारे पास पर्पल है, एक मरून है। हमारे पास जो बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं 46। अब जब वो रेंडमली अलाइन करता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 7 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि 7 मिलियन तरह से वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो सकता है या क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो सकती है। मेबी अब ये जो मरून है ये लेफ्ट साइड पे आ जाता या ये जो ऑरेंज है ये राइट साइड पे आ जाता, किसी भी तरह से वो अलाइन कर सकते हैं। अब ये उनकी अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वेरिएशन आएगी। ये पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम लोग लॉज पढ़ेंगे ना मेंडल का लॉ, तो फिर आपको ये ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। बट अभी आपने माइंड में ये रखना है कि जो वेरिएशन आती है वो 2 प्रोसेसेस से आती है, एक क्रॉसिंग ओवर से आती है और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आती है। अगेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दोबारा से बताया गया है कि वो किस तरह से होती है। पॉसिबिलिटी 1 क्या है कि पॉसिबिलिटी 1 ये है, या पॉसिबिलिटी 2 क्या है कि ये ऑरेंज वाला लेफ्ट साइड पे आ जाए या ब्लू जो है वो राइट साइड पे आ जाए। सो वो जिस तरह अरेंजमेंट होगी उसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे।
मेटाफेज जो मेटाफेज है, अब माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर किया गया है कि ये जो चीज़ है ये माइटोसिस में होगी और ये जो चीज़ है वो मायोसिस में होगी, क्योंकि मायोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं ना, माइटोसिस में नहीं होते। उसको अब कंपेयर किया गया। इसमें सिंगल डिवीजन होती है क्रोमोसोम की और न्यूक्लियस की। इसमें सिंगल डिवीजन होती है क्रोमोसोम की बट न्यूक्लियस की डबल डिवीजन होती है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसमें हाफ हो जाता है। इसमें बाइवेलेंट नहीं बनता, इसमें बनता है प्रोफेज 1 में। कियास्मेटा नहीं बनता, इसमें बनता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, उसमें होती है। डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के, बट इसमें जो है वो थोड़ा सा जेनेटिकली डिफरेंस आता है। इसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और इससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब आप देखो कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो एग्जैक्ट डॉटर का नंबर है, बट मायोसिस में देखें कि जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट में है उससे हाफ जो है वो डॉटर में है। अब सबसे पहले जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बोला था कि उससे पहले जो इंटरफेज का फेज आता है उसमें रेप्लिकेशन होती है सारे ऑर्गेनेल्स की और डीएनए की। सो ये प्रोफेज 1 से पहले की स्टेज है। ये जो है ये प्रोफेज 1 सॉरी, ये सेल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो रेप्लिकेशन होती है सबसे पहले क्रोमोसोम्स की, उससे उसके बाद में सारा जो प्रोफेज है या मेटाफेज है या एनाफेज है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये इसकी जो है वो स्टार्ट हुई है, कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है और ये क्रोमोसोम्स में बने हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन हुई है क्रोमोसोम्स की। ये देखो ये सिंगल है स्टैंड और ये डबल है, मतलब कि इसकी रेप्लिकेशन हुई है। अब दोबारा से जब मेटाफेज होगा तो वो अलाइन होंगे, अलाइन होके एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाएंगे और इससे जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। इसमें मायोसिस में क्या हो रहा है कि ये इसकी जो है रेप्लिकेशन हुई है, रेप्लिकेशन के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम बनने के बाद जब उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है तो एनाफेज 1 में वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। उसके बाद मेटाफेज 2 में जो है उसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हुए हैं और मेटाफेज 2 जो है उसमें स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे और जो एनाफेज 2 है उसमें जो है वो जो आर्म्स है वो अलग होंगे और एंड पे हमारे पास ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। अगेन ये इसको दोबारा से बताया गया माइटोसिस और मेयोसिस को। ये हमारे पास ओरिजिनल पेरेंट सेल था, ये तब का है जब क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं हुई। इसमें माइटोसिस में इसकी रेप्लिकेशन हुई है, क्रोमोसोम्स अलाइन हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं, फिर अपार्ट हुए जो सिस्टर क्रोमेटिड है और हमारे पास ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। मेयोसिस में ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जो है क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हुई है, कियास्मेटा बना है, कियास्मेटा के बाद मेटाफेज 1 में जो है वो टेट्राड बने हैं, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हुए हैं। एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में क्या हुआ है कि वो क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद मेयोसिस 2 में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग हुए हैं और हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन गए। सो ये आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। आप एक दफ़ा खुद से इसको दोबारा से रीड करें और डायग्राम्स को अच्छी तरह से देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो यू कैन टेक्स्ट मी और हम इसकी ज़ूम पे भी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।